तो इस रिपोर्ट के जरिए अपने विषय को समझे हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जैनेन्द्र प्रताप सिंह अर्कवर्षी जो एसबीएसपी के प्रवक्ता है, और डॉक्टर केबी त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे यही है कि अब योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का भी 1 साल हो गया है। आज सरकार जो है अपनी उपलब्धियां गिना रही है, जो उन्होंने काम किए हैं 1 साल में, इस 1 साल में और पिछले 5 साल का जो ब्यौरा है वो सरकार ने आज सामने रखा है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कहते हैं कि अभी प्रयागराज की घटना किसी से छिपी नहीं, जहाँ पे गवाह भी मर जाता है, साहब 2 गधा भी शहीद हो जाते हैं। कानपुर की घटना किसी से छिपी नहीं, जहाँ पे माँ बेटी को प्रशासन जिंदा जला देता है। उसके बाद भ्रष्टाचार, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के विधायक बीकेटी के विनोद शुक्ला 44 करोड़ रुपए की रोड बनती है और उसमें डामर और सारी चीजें खोद के दिखा देते हैं किस तरह की रोड बनी है। 44 करोड़ का गबन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। शुरुआत में पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार खुल के आया था ट्रांसफर पोस्टिंग में, उसमें से एक ओएसडी को सस्पेंड कर दिया। ये सरकार की उपलब्धियां गिना रहा हूं मैं। सिंचाई विभाग में घोटाला होता है, वहां ट्रांसफर पोस्टिंग में लगातार घोटाला होता है। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी बहुत लच्छेदार भाषण देते हैं, उनके यहाँ 16 करोड़ की दवाई एक्सपायर हो जाती है। 6 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सीएमओ एडिशनल डायरेक्टर के ट्रांसफर हो जाते हैं, ब्रजेश पाठक जी को पता ही नहीं चलता। ये उपलब्धि है। 100 दिन में बिजली का रेट हाफ। अभिषेक जी, ये आपने तमाम जो उनके आलोचनाएं हैं जो उन्होंने काम नहीं किया वो आपने गिनाए हैं। मैं तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात। मैं इस पर जवाब दूंगा। मेरा प्रश्न सुन लीजिए डॉक्टर अभिषेक। जो मुख्यमंत्री ने दावे किए हैं, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि यहां पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होने वाले हैं, 12 से ज्यादा जो एयरपोर्ट हैं वो लगातार उन पर काम चल रहा है। उसके अलावा उन्होंने जो गुंडा राज को खत्म करने की बात की, उन्होंने कहा कि लोग जो अधिकारी हैं वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाते थे एक जिले में, उनको जिस तरीके से खेल की तरह इधर उधर फेंका जाता था, उस पर हमने रोक लगाई है। और इन्वेस्टमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये तमाम बातें जो, इस पर क्या बोलेंगे आप? मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ। देखिए, कानून व्यवस्था पे तो मैंने प्रयागराज और कानपुर का उदाहरण दे ही दिया। उस पर मुझे अभी बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, पर समय कम होता, सबको बोलने का मौका देना। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अभी आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1.5 साल पहले उसका उद्घाटन किया। क्या हाल है वहाँ पे, आप देख सकते हैं। अभी भी दरारें पड़ रही है, रोड ब्लॉक हो जा रही है। दरारें लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भी आई थी भाई। मेरी बात कंप्लीट होने दें शुभम भाई। लेकिन वो एक्सप्रेसवे कभी रुका नहीं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आप कंप्लीट अगर चले जाए तो शुभम भाई मैं बधाई दूंगा। अगर आप इटावा से चढ़ के प्रयागराज उतर जाइएगा तो मैं बधाई दूंगा। मैं वापस आपके पास आऊंगा, चूंकि बीजेपी प्रवक्ता से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम जवाब भी लेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे यही है, अब चूंकि इस वक्त बहुत संकट का समय है आप लोगों के लिए, आपकी पार्टी के बड़े नेता की सदस्यता छीन ली गई, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार लड़ते रहेंगे, वो एक अलग विषय है, उस पर भी मैं चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया मिले। लेकिन जिस तरीके से सरकार जो है अपनी इस पूरे कार्यकाल की जो उपलब्धियां गिना रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो आपने कहा, उस शब्द को ठीक कर दूं शुभम जी, कि संकट नहीं, ये संघर्ष का समय है और संघर्ष हमेशा निखार लाता है। संघर्ष होना भी चाहिए और ठीक है, जो एक अताताई और तानाशाही सरकार है वो देखें कितना जुल्म करके देखती है सत्य के खिलाफ, हम उससे लड़ेंगे। दूसरी बात आपने कहा कि जो सरकार दावे कर रही है, 1 साल पूरा हो रहा है। एक कहावत है, अपने मुंह मियां मिट्ठू होना। पूरी तरह से ये सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रही है, जबकि जमीन पर जो हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। जीवन के सबसे बुनियादी चीजों की बात करूंगा। पहला बुनियादी काम है समाज के लिए या प्रदेश के लिए, वो है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से ये सरकार फेल है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्होंने जो लागू की है, अभी तक इनके मंत्री और अधिकारी और अध्यापक ही नहीं समझ पाए हैं कि माइनर क्या है, मेजर क्या है, उसको किस तरह से बुना जाएगा। बस आप इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए। जो आप पढ़ाई की स्थिति थी जिन भी संस्थानों में, उनमें आप देखिए कि कितने दिन क्लास चल रहे हैं। दूसरा, पढ़ाई के एक उद्देश्य होता है कि वो नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा।
पिछले पूरे समय में उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में रोजगार में जो कमी आई है वो पूरी तरह से ऐतिहासिक है। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पीसीएस की जो होती है उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। शुभम जी, जान के आश्चर्य होगा कि इतिहास में आज तक के सबसे कम पदों पर भर्ती निकाली गई 177 सिर्फ 200 पद भी नहीं है, 250 पद हैं और उनके लिए फॉर्म कितने भरे जाएंगे? 8 लाख। 8 लाख युवा अप्लाई करेगा। जो विभाग थे उनमें नौकरियां खत्म कर दी, शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है। उसके बाद आइए जीवन से जुड़ा हुआ मामला चिकित्सा, जरूरत न पड़े किसी को, ईश्वर की कृपा रहे, लेकिन अगर जो कोई बीमार होता है तो इनके हिसाब से इन्होंने मेडिकल कॉलेज इतने सारे खोल दिए हैं लेकिन कहीं एक बिस्तर नहीं मिलता है। मैं पूछता हूं, इतने मेडिकल कॉलेज खोले हैं तो भाजपा प्रवक्ता जब भी मौका लगे तो वो बता दे कि इतने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए कितने प्रोफेसर अपॉइंट किए। मैं अब चूंकि बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे तो उनसे हम इस तमाम जवाब लेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और उन्होंने कहा कि जो निवेश मिला है, अभी जो इन्वेस्टर समिट हुए 33.5 लाख करोड़ का जो है लोगों ने प्रस्ताव रखे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? शुभम जी, ये प्रस्ताव रखे गए हैं। खुद मुख्यमंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले एक मीटिंग की जिसमें कहा कि जो भी करार है उन्हें जमीन पे उतारने का प्रयास करिए। पिछली 5 साल की सरकार में भी मुख्यमंत्री जी को ऐसे तमाम करार मिले थे लेकिन एक भी करार जमीन पे नहीं आया। बदले में यहाँ का किसान और यहाँ का जो संघर्षशील तबका था उत्तर प्रदेश का, वो बेकरार हो गया उन करारों के चक्कर में। क्योंकि पूंजीपति लाभ कमाने आता है, पूंजीपति समाज सेवा करने नहीं आता है। समाज सेवा या जिसे लोक कल्याण कहते हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोक कल्याणकारी कार्य करे। तो सरकार अपने काम तो करेगी नहीं, पूंजीपतियों को ले आएगी। मैं वापस आऊंगा चूंकि बीजेपी के पास सबसे अंत में चलेंगे और उनसे तमाम जो उनके ऊपर ये सवाल किए गए उनके जवाब मांगेंगे। जैनेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। आज के इस पूरे कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री ने तमाम जो उपलब्धियां रही हैं, जो उन्होंने काम किया, उसको गिनाया भी। देखिए, मैं इसको ऐसे मानूंगा जैसे एक गिलास में पानी भरा हुआ है, वो आधा खाली है आधा भरा है। तो मैं उसको कहूंगा कि आधा भरा हुआ है, मैं आधा खाली नहीं कहूंगा। एक जो योगी सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं वो 1 साल की ना होकर पिछले 6 साल की उन्होंने एक रूपरेखा रखी है। उसमें कुछ अच्छे कार्य भी हुए हैं, कुछ कार्य नहीं हो पाए हैं, कुछ कार्यों की शुरुआत हुई है। मैं जो आज उन्होंने एक अखबार में बहुत बड़ा विज्ञापन दिया उसी में से बता देता हूँ। वो लगभग सभी अखबारों में विज्ञापन है। तो माफियाओं पे अंकुश लगाया, 11,800 करोड़ रुपया उन्होंने जब्त किया, लेकिन ये एक तरफा कार्रवाई थी। बहुत से माफिया अब भी छूटे हुए हैं। उन्होंने कहा किसान से हमने गेहूं और धान खरीदा है लगभग 1 लाख करोड़ का, बिल्कुल, और ये पहले से बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन अब भी मैं कहूंगा कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के 15% किसानों का ही गेहूं और धान क्रय किया गया है सरकार द्वारा, सभी किसानों का नहीं किया गया है। मैं कहूंगा कि गन्ना किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। ये बहुत 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 अच्छी स्थिति है पिछली सरकार की तुलना में। लेकिन हाँ, मैं अब भी यही कहूंगा कि वो वादा अभी पूरा नहीं हो पा रहा है कि 14 दिनों के अंदर हम गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे। अब भी जो एफआरपी है वो गन्ना कट भी गया है, लेकिन एफआरपी इस बार की सुनिश्चित नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा 18 से 24 घंटे बिजली आ रही है, लेकिन बिजली का आप दाम देखिए आज की डेट में। मुझे लगता है कि ठीक है, अब चूंकि समय कम है, मैं जवाब दे देता हूँ। बीजेपी प्रवक्ता वैसे ही बड़ा देर से जुड़े हैं। ओपी सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आप अभी नहीं जुड़े हुए थे। उस दौरान तमाम सवाल पूछे गए, तमाम बातें कही गई हैं और कहा कि जो भी दिखाया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है, वो सब झूठ है। सिर्फ दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के कुछ और है। शुभम जी, सरकार के कामकाज रीत नीति के बारे में विपक्ष को भी पूरा अधिकार है और इस प्रदेश की जनता को भी पूरा अधिकार है कि वो सवाल उठाए, लेकिन उसका जो माप होता है, मानक होता है, जो ईमानदारी के तराजू पर तौला जाता है, उसको जनता तौलती है। ये डिबेट करने वाले नहीं तौलते, आम प्रदेश की 25 करोड़ जनता तौलती है। और सरकार के पिछले 5 साल के
कामकाज पर बहस करने की बजाय ये आम आदमी बता सकता है। नहीं, अभिषेक जी ने अभी बड़ा सूची एक गिनाई है, उन्होंने क्राइम से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, और बाकी भी कांग्रेस प्रवक्ता ने भी बहुत लंबी एक फहरिस्त तैयार करके रखी है। जी जी, मैं वही कह रहा हूं शुभम जी, 17 से 22 में जो हमने काम किया, विपक्ष ने जो सवाल खड़ा किया, उस 22 के चुनाव में जनता ने उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज रीत नीति पर मोहर लगा दी। 2017 का जब चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी 14 साल सत्ता से बाहर थी, मैदान में आई, तो उत्तर प्रदेश की क्या थी? 2-3 बातें प्रमुख थी। साहब, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का विकास और उत्तर प्रदेश का ईमानदार नेतृत्व, ये तीनों बात थी। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, जितनी सरकारें थी, क्या वो नेतृत्व ईमानदार था? क्या वो परिवारवादी व्यवस्था नहीं थी? क्या वो अखंड भ्रष्टाचार में नहीं डूबे? मैं कह रहा हूं, जो दूसरी बात कहने जा रहा हूं शुभम जी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी डिबेट का है। 70 साल देश की आजादी के बाद शुभम जी, प्रदेश के आम नागरिकों की सत्ता में पहली बार भागीदारी हुई है। इसके पहले कोई साबित कर दे। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि परिवारवाद को, जो परिवारवाद की राजनीति थी, उसको खत्म किया गया है और 70 साल में पहली बार जनता की सीधे तौर पर भागीदारी हुई है। अभिषेक, खत्म किया परिवारवाद, शायद उनसे संपर्क टूट गया है कांग्रेस। त्रिपाठी जी, मैं चाहूंगा आप जवाब दें। भ्रष्टाचार, ये चारों का टूटा है, चारों का मिथक टूटा है। क्योंकि परिवारवाद के आरोप आपके ऊपर भी बहुत लगे, इसलिए मैं चाहूंगा आप भी जवाब दें। देखिए, जब भी मुद्दे की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता बे मुद्दे की बात करने लगेंगे। परिवारवाद किस आधार पर राजनीति में हो सकता है और क्या हो सकता है, इसकी इनको समझ ही नहीं। इनके यहाँ कितने नेताओं के पुत्र और परिवार के लोग सक्रिय हैं, कितनों को टिकट दिया जाता है, ये इन्हें भी पता है। लेकिन जब मुख्य मुद्दे से भटकाना हो, अरे आप अपने संघ परिवार को जाकर देखिए, आप अपने राजनाथ परिवार को देखिए, आप अपने शाह परिवार को जाकर देखिए, आप अपने ठाकुर परिवार को जाकर देखिए। आपके यहाँ इतने परिवार हैं ओपी सिंह साहब, लेकिन चूंकि आप लोगों को शर्म नहीं आती, जब विकास की बात हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात हो रही है, उस समय आप परिवारवाद की बात करने लगेंगे। जनता चुन के लीडर को भेजती है, लीडर वो होता है जो चुन के आता है। आप बेमुद्दे की बात करते रहेंगे और आप अपने यहाँ परिवारवाद चलाते रहे, वो परिवारवाद नहीं है। हर चीज पर आपकी अपनी परिभाषा होती है, किसी चीज को आप अपने हिसाब से मानेंगे, किसी चीज को दूसरी जगह नहीं मानेंगे। आज बताइए, क्या मोदी और अडानी एक परिवार नहीं है? मोडानी परिवार क्या कर रहा है इस देश में? या तो खुद मोडानी परिवार के बारे में आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, सिर्फ आप चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। बात करेंगे ये तुष्टिकरण के बारे में, ये हमारा जवाब सुनेंगे तब तो हम बोले। ठीक है। अभिषेक जुड़ गए दोबारा हमसे। अभिषेक, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से तमाम अभी बातें उन्होंने कही हैं, उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति जो है उसको, मैं जैन जी आता हूं आपके पास, उन्होंने परिवारवाद की राजनीति को खत्म किया और पहली बार जनता की सीधे तौर पर भागीदारी हो रही है 70 साल में। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ओपी सिंह साहब शायद भूल गए, देश आजाद हुए 75 साल हुआ है और उसमें 16 साल 17 साल इनकी सरकारें चली है। तो पहले अपने आंकड़े सही कर लें, गलत आंकड़े मत पेश किया गए, बहुत सीनियर प्रवक्ता है। दूसरी बात मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, परिवारवाद की परिभाषा एक उंगली पॉइंट करते, 3 उंगली इनकी तरफ आती है। राजनाथ सिंह को भूल गए, सीता बगुड़ा जोशी को भूल गए, सुन लीजिए ठाकुर साहब को भूल गए। अभी आपके मंत्री है ना, केंद्रीय मंत्री है ठाकुर साहब, उनके पिताजी क्या हिमाचल के आपकी पार्टी परिवारवादी पार्टी? अरे छोड़ दीजिए, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप छोड़ दीजिए, अरे सर्च करिए, आप तो अपने नेताओं के खिलाफ क्या नहीं किया, आप लोग चाहे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होंगे, काम करते हो, चाहे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, चाहे शिवपाल यादव होंगे, चाहे राम गोपाल होंगे, चाहे धर्मेंद्र होंगे, चाहे डिम्पल होनी चाहिए, इसके अलावा आपने 28 केस जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, किसी दूसरी पार्टी का बात करोगे? पार्टी में क्या बात करोगे? एक चीज नहीं बनाई, एक चीज बताइए आपने, समाजवादी पार्टी में कोई भी शौचालय परिवार के अलावा हुआ हो तो बता दीजिए। देश की गरीब जनता को बेच रहे हो, इसीलिए जनता ने 14 से लगातार आपको हारा है, 14 से हार रहे हो।
कोर्ट में चले लो, मानी किसके चाहिए। पैसे के बने? जनता जनार्दन का जनादेश 2014 से आपके विरुद्ध जाना, तब भी आप चेक नहीं रहे हो। आप अभी गुंडा माफियाओं की पैरवी कर रहे हो, आतंकवादियों की पैरवी करते हो। हाईकोर्ट जा करके शर्म आनी चाहिए। आप लोग गुंडों माफियाओं की पार्टी को भी दोबारा बुला के बैठे ये आतंकवादियों की पैरवी करने हाईकोर्ट चले जाते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो बैठे हो? ये कानून और इसके सारे माफिया गुंडा अपराधियों को बंदी बनाने का काम किया। चाहे अजीत अहमद रहे हो, चाहे जो है मुख्तार अंसारी हो, चाहे अफगान अंसारी हो, चाहे पूनम देवी हो, चाहे विजय हो, ठीक है। सारे गुंडे अभिषेक जी, अभिषेक जी, ठीक है। बनाने का काम समाजवादी ठीक है, ओपी सिंह साहब जरा रुकिए। ठीक है, ठीक है, अभिषेक जी, अभिषेक जी, कानून व्यवस्था की बात करें। ठीक है, अभिषेक जी, अभिषेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, रुके ओपी जी, ओपी सिंह जी रुक जाइए, इन्होंने किया। ओपी सिंह जी रुक जाइए, ओपी सिंह जी रुक जाइए। ठीक है, अभिषेक जी, सारे गुंडे आज जेल में हैं, सीने में दर्द हो रही है। ओपी सिंह साहब सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, आरोप प्रत्यारोप बाद में करिएगा, रुक जाइए थोड़ा सा। शुभेंदु अधिकारी आपके पार्टी में जाता है। अभिषेक जी सवाल सुन लीजिए। अरे शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की बात ना करिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। हार रहे हो, ठीक है। अरे हराएंगे, 2 सीट मिलेगी, 1 सीट मिलेगी, चिंता मत करो। अभिषेक जी सवाल सुन लीजिए। अभिषेक जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओपी सिंह साहब रुक जाइए, थोड़ा सा ऑडियो डाउन करिए, मैं वापस आता हूँ। ठीक है, ठीक है, अभिषेक जी, नकारात्मक राजनीति करते तो है आप। ठीक है, अभिषेक जी सवाल सुन लीजिए। अब आप, चूंकि क्राइम को लेकर बहुत सारी चर्चा यहां पर होगी, आप लोगों ने आरोप प्रत्यारोप कर लिया। सवाल यह है कि अगर क्राइम हो रहा है, क्राइम पूरी तरीके से रोकना ये एक अलग विषय है, नहीं रुक सकता, जाहिर सी बात है। अपराध कोई करने से पहले किसी तरीके के, हालांकि तमाम जो हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारी एलआईयू टीम्स हैं, वो सब पता करती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर क्राइम होता है और उसके बाद उन तमाम अपराधियों को सजा मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होती है। तमाम आज देखिए बाहुबली हो या फिर जो माफिया है उन पर कार्रवाई हो रही है, तो क्या ये ठीक नहीं है? इसको कैसे देखते हैं आप? शुभम भाई, मैं सरकार की तारीफ, देख लीजिए, मैं बहुत एकदम स्टेटमेंट दे रहा हूँ जी। हम सरकार की तारीफ करते हैं, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करें, पर सिलेक्टेड माफियाओं को क्यों छोड़ रखा है, क्यों उनको एमएलसी बना रखा है? आप उनके नाम लीजिए, मैं बीजेपी से जवाब लिए ले रहा हूँ। आप ओपी सिंह साहब रुक जाइए, ओपी सिंह साहब बात करने दीजिए, मैं पूछूंगा सवाल। आप नाम बताइए अभिषेक जी, बताइए। आप बताइए ना, जौनपुर का डॉन, बनारस का डॉन, मिर्जापुर का डॉन, चंदौली का डॉन, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो नाम बताइए, कौन है वो डॉन? अरे ये सबको पता है शुभम भाई, नाम से क्या होता है, नाम में क्या रखा है, सबको पता है ये बातें, और हमारे ओपी सिंह साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ओपी सिंह साहब जवाब दीजिए। अब जवाब ले लेते हैं, राजनीति के आड़े आ रहे हैं तो उसमें हम क्या? टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी, माफिया, आतंकवादी, आपकी जो राजनीति है उसके आड़े आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? अच्छा है, माफिया और डानों का नंबर बताइए पूरे प्रदेश का, जो इस समय जेल के पीछे हैं, जिनकी 11,000 की संपत्तियां जो है वो जब्त हुई है, 11,000 करोड़ जारी कर दो। ये कहाँ से आया? अभी तो टॉप 10 लिस्ट में समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के नाम आ रहे हैं साहब। कहाँ से आया? 1,000 करोड़ की आपत्ति कहाँ से आई? शुभम जी, समाजवादी पार्टी, ठीक है, अब रुक जाइए। ठीक है, केवी त्रिपाठी साहब कुछ बोलिए त्रिपाठी जी। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत शानदार वॉशिंग मशीन लगी हुई है, जिसमें माफिया डालो और स्वच्छ निकालो। इस आधार पर बनारस में चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे जौनपुर में धनंजय सिंह हो, चाहे सोनू सिंह हो, चाहे मोनू सिंह हो, सारे के सारे माफिया एकदम स्वच्छ हो जाते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पूछिए शुभम जी, सुनिए, आप बहुत मुख्तार अंसारी को अच्छा नहीं लगता विधानसभा की कार्रवाई। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखिए, पहले साल का क्या हाल है, ये मुख्यमंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया कि ये उपलब्धियां हैं, ये तमाम